नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज के इस अंक में हम मिलवाने वाले हैं भाकपा माले के नेता राजेश यादव जी से। इनकी कहानी बहुत ही विशेष है। विशेष इस तौर पर आप कह सकते हैं, आप कई लोगों के बारे में सुनेंगे कि वो अपनी जो सरकारी सेवा है वहाँ से रिजाइन देकर और आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज इस अंक में, आज का जो हमारा अंक है, हम उस विशेष चेहरे से आपको मिलवाने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में राजेश यादव सर का। सर, स्वागत है आप। जी आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए हैं मुझे कवरेज करने के लिए, तो आपकी सभा की पूरी टीम को हमारी तरफ से भी बहुत बधाई। सर, 2019 का चुनाव जहां आपने लड़ा गांडी विधानसभा से, अभी वहां के जो विधायक थे वर्तमान सरफराज अहमद जी, उन्होंने वहां से रिजाइन दे दिया। सीट अभी खाली है। हम बात करेंगे उनका जो 4 साल का कार्यकाल रहा अभी जो बीता है। तो अभी आप गांडे में क्या क्या समस्या देखते हैं, बारी बारी से बताइए। शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य, सभी चीज़ को लेकर। हम रोजगार से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर झारखंड का युवा अगर सबसे ज़्यादा त्रस्त है अभी, तो रोजगार को लेकर। गांडे विधानसभा के जो युवा है वो रोजगार से कितना त्रस्त? गांडे विधानसभा की अगर हम थोड़ा सा बात करें, जरा हम बैक में जाना चाहेंगे। 1977 में यह विधानसभा का गठन हुआ, जब पुनर्सीमांकन होकर के शुरू हुआ था। तो ये 77 से ये विधानसभा अस्तित्व में आया। सबसे पहले यहाँ हमारे लक्ष्मण स्वर्णकार जी विधायक बने। सेकेंड टर्म में जो है यहाँ हमारे डॉक्टर सरफराज साहब, अभी डॉक्टर हैं, उसमें डॉक्टरेट की उपाधि नहीं थी, तो सरफराज साहब उस समय 80 में बने। उसके बाद 2 टर्म जेएमएम से सालखन सोरेन बने। फिर बीच में एक बार लक्ष्मण स्वर्णकार जी फिर एक बार 1990 में बने। उसके बाद फिर 2 बार यहाँ पर जेएमएम के सालखन सोरेन जी बने, अब नहीं रहे दुनिया में, उनको सम्मान करते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पर एक बार जयप्रकाश जी बने और फिर अभी सरफराज जी बने। यानी ये सरफराज साहब का तीसरा टर्म है। हम अगर कुछ बोलें तो लोग कहेंगे कि ये विरोधी हैं उनके, है ना, इनका राजनीति उनसे विरोध में है, इसलिए ये विरोध में ही बोलेंगे। हमारा बात का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पूरे गांडे विधानसभा के इलाके का भ्रमण कर लीजिए, आपको फिर खुद ब खुद इस बात का जवाब मिल जाएगा कि गांडे क्षेत्र के लाखों लोग जो आज तक वोट करते रहे, चाहे वो जाति के नाम पर किए हों, चाहे वो कौम को देख करके किए हों, चाहे वो रुपये पैसे के प्रभाव में आकर के किए हों, क्या उनको मिला है रिप्लाई में इस वोट के बदले? क्योंकि जनता के पास तो वोट के सिवा और कुछ है नहीं अपना भविष्य संवारने के लिए मौजूदा सिस्टम में। आप अगर एक बेहतर प्रतिनिधि को वोट देते हैं इस उम्मीद से कि वे हमारे लिए कुछ करेंगे, दुख मुसीबत में काम देना वो एक अलग मैटर है, और एक उनका जो रूटीन वर्क के तहत जो डेवलपमेंट कार्यों में उनकी भूमिका देखनी चाहिए, और लूट रहित विकास जो होना चाहिए। मान लिया हम विधायक बनते हैं और हमारे इलाके में काम चलता है, और वो काम में कैसे लूट हो रहा है, 100% की जगह 60-70% में काम हो रहा है। तो ये जो लूट हो रहा है, और उस लूट के कारण वो सड़क अगर बन रही है फिर टूट जा रही है, कोई गार्डवाल बन रहा है तो दरक जा रहा है, कोई भी काम हो रहा है, पानी का टंकी बना है तो क्रैक कर रहा है। मतलब कुछ भी विकास का काम, कहीं स्टेडियम बना तो कोई काम का नहीं है, कोई बिल्डिंग बना तो वो भी उसी तरह का है। तो सिर्फ काम कर देना और उसका कोई निगरानी नहीं होना, या उस पर कोई तरह का स्टेटमेंट नहीं देना, ये कितनी गलत बात है। तो इस मामले में हम तो कह सकते हैं कि विकास के मामले में गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सिर्फ धोखा मिला अभी तक। और जहाँ तक रोजगार का सवाल है, गांडे एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के युवा, वो पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना भी हों, जिंदगी तो सबको चलानी पड़ती है। तो युवाओं के अंदर में देखिएगा कि बेरोजगारी का आलम ये है कि आप किसी भी गांव में जाके बैठिए तो कोई भी नौजवान लगभग घर में नहीं मिलता। कहाँ? तो वो बाहर कमा रहा है, बाहर कमा रहा, मतलब पलायन। और पढ़े लिखे और थोड़ा सा समृद्ध घर के लोग तो जा ही रहे हैं। अफसोस कि मिट्टी काटने वाले भी मिट्टी काटने तक के लिए मतलब कि बाहर जा रहे हैं। ये हमारे गांडे के लिए अफसोस की बात है। जिस इलाके से अपने आप को मतलब एकदम कहिए कि जमीन के लोग कहे जाने वाले लोग प्रतिनिधित्व किए हों लगातार लंबे समय तक, और वहाँ अगर कोई मिट्टी काटने वाला कोई व्यक्ति, हमारा कोई आदिवासी भाई अगर बाहर जा करके वो जाने के लिए मजबूर है, एकदम हार्ड लेबर वाला काम में। आप जानते हैं हमारे इलाके से एक बार गिरिडीह मुफस्सिल के बारागढ़ा इलाके के 22 आदिवासी मजदूर हमारे कश्मीर में, लेह में जाकर फंस गए थे। उसको भी वहाँ से वापस लाने में दीपरवा लकड़ा साहब, यहाँ डीसी साहब थे उस समय,
उनके समय में हम लोगों ने उनको लाने के लिए भी बहुत प्रयास किया था। तो ये है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। अगर मैं घटना को बताऊं तो आपको 10 घंटे का जो है ना ये लाइव ये बनाना पड़ेगा आपको न्यूज़, तो वो संभव है नहीं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि इस पूरे 18-20 साल के दौर में, जब से हम फिर से दोबारा राजनीति में आकर सक्रिय हुए, इस दौर में जब भी कभी कोई जनता का सवाल आया है, हमने खुद को जो है सो कभी रोका नहीं, हम उसके साथ अभी लगे। अभी हाल की बात है, मुझे लगता है कि 1 महीना हो रहा होगा, रात 12 बजे जो है हमको किसी ने फ़ोन किया गांडे से कि कुछ मामला हुआ है, सड़क जाम है, बहुत परेशानी ये हुआ है। हम देखें कि अगर हम 1 घंटा की अपनी सुविधा देखते हैं तो उस व्यक्ति का आस टूट जाएगा। हम रात 12 बजे के बाद घर से निकले, अकेले निकले, और हम वहाँ गए और उन लोग के साथ हम उनके घर तक गए। जो व्यक्ति का मतलब मौत हुआ था उनके घर भी हम गए, सब कुछ जो कुछ करना था हम लोग किए वहाँ जा करके। तो हमने कभी इस चीज़ को नहीं देखा, हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। अभी हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे लगातार, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई हों, दलित भाई हों, या कोई भी व्यक्ति दबा कुचला अगर है, उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो हम लोग लाल झंडा लेकर उनके साथ खड़े रहते हैं। ये हम लोग करते हैं। सर, गांडे जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र हम बोल सकते हैं या विधानसभा बोल सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में वहाँ कृषि खेती होती है। तो क्या कोल्ड स्टोर की व्यवस्था सरकार वहाँ तक अभी तक कर पाई है? देखिए, इसको बहुत आप सघन कृषि इलाका तो आप नहीं कह सकते हैं, चूँकि हम लोग भी इलाका घूमते हैं, लेकिन खेती फिर भी हमारे किसानों का एक मजबूत समझिए कि उसका अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। आप बहुत इलाका देखेंगे कि टाड़ है, वहाँ कोई खेती नहीं होता, लेकिन उस बीच में भी लोगों ने सदियों से जो भी खेत बनाए हैं उसकी भी कोई मतलब उसका भी कोई पैमाना कम नहीं है, वो भी बहुत है। यानी खेती एक मजबूत आधार है। लेकिन अफसोस की बात है, मुझे लगता है कि 5% भी खेती, वो भी शायद हम ज़्यादा बता दिए, उतना परसेंट खेती भी हम सिंचाई के बल पर नहीं कर पाते हैं। जो कुछ है ऊपर वाले के भरोसे सब हो रहा है। और किसानों का कोई भी सवाल, कोल्ड स्टोरेज तो बहुत आप एडवांस चीज़ बोल दिए। सबसे पहले खेत में पानी नहीं है, और अगर ऊपर के बारिश से कोई अगर धान का फसल हो भी जाता है तो भाई किसान का मतलब क्या है? आप जो उपज करते हैं उसका आपको कीमत भी तो मिलना चाहिए। आज पूरे देश में हमारा एमएसपी का मूवमेंट चल रहा है कि एमएसपी लागू करो ताकि हमको सरकारी रेट पर धान या जहाँ जो फसल होता है वो उसको लाभ मिले। आप देखेंगे कि यहाँ पर जब किसानों का धान किसी तरह हो भी गया, लोग मेहनत करके पूरा खून पसीना बहा करके कर भी लेते हैं, तो जब धान होता है तो देखिएगा उनका धान सरकारी रेट के हिसाब से लगभग आधे दाम पर उनका धान उनको बेच देना पड़ता है। धान खरीदने तक की कोई व्यवस्था नहीं। और ये इतना बड़ा सवाल, ना हमारे सांसद ना हमारे विधायक कभी इस सवाल को नहीं उठाते। तो जब आप किसानों का अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत चीज़ जो है उस पर ही अगर आपकी कोई भूमिका नहीं, तो कोल्ड स्टोरेज का उम्मीद आपसे कोई क्या करेगा? ये तो समझने की बात है। हमें लगता है कि जो भी है यहाँ, चूँकि पठारी टाइप का मतलब इलाका है, इसको आप बिहार के मैदानी इलाके का खेत से तुलना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ के अनुसार ही जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, हम देखते हैं बारिश होता है, पानी आप देखेंगे कि बह जाता है, ढलान होते हुए नदी नाला होकर के चला जाता है। अगर उस पानी को रोकने का कोई कारगर पानी रोकने के नाम पर योजनाएं कुछ चलती हैं, लेकिन वो लूट की योजना में तब्दील हो जाती है। अब तालाब बनेगा तो तालाब में लोग क्या करेंगे, अगल बगल का मिट्टी का ढेर लगा देंगे, वो एक बना देंगे उसका मेड़, और कह देंगे यही तालाब है, पैसा निकल जाएगा। कई तो हमारे गांडे में ऐसा हुआ है कि एक ही तालाब को बार बार करके पैसा निकाल लिया गया। तो ये नहीं, ईमानदारी से सिंचाई का जो ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा करने के लिए किसानों की सुविधा को, किसान जो कहते हैं कि हमको ये चाहिए, हमें 20 फीट का कुआं चाहिए, हमें एक तालाब चाहिए, या हमको कहीं हमारा जिंदा नाला, हमको वहाँ डैम चाहिए, चेक डैम चाहिए। किसानों की ज़रूरत के अनुसार, उनकी मर्जी के अनुसार जब तक ये सिंचाई का मूल प्रबंध नहीं होगा, हमें लगता है ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ नाटक और दिखावा है। कोल्ड स्टोर तो बहुत दूर की बात है, और उनका जो उपज का बिक्री ये होना अगर गारंटी हो तो किसानों की दशा में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। दूसरी बात, जो भूमिहीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है या जिसके पास कम ज़मीन है, आप देखेंगे कि पूरा ज़मीन आपको खाली मिलेगा, प्रति मिलेगा, वो सरकारी है, जंगल है, क्या है, नहीं है। उस ज़मीन को ऐसे नीडी लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ज़मीन दे करके और उनको खेती-बाड़ी का साधन दे करके इस अर्थव्यवस्था को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। हम देखते हैं कि एक अगर हमारा जब धान का फसल का जब मेहनत करने का दिन होता है तो युवा हमारे बाहर से आ जाते हैं काम करने के लिए। 3 महीना उनको कोई फुर्सत नहीं है। आजकल हालांकि थोड़ा शॉर्ट टाइम लगता है, क्योंकि खेती करने का टेक्निक बदल गया है,
लेकिन मोटा मोटी आप मान सकते हैं 2-3 महीना, अगर हम एक फसल पर 2-3 महीना का रोजगार बड़े पैमाने पर हम दिखाई देता है, तो अगर हमारा ये सिंचाई वगैरह डेवलप करके एकदम बिल्कुल तरीके से, तो हमें लगता है कि साल के कम से कम 8-9 महीना का तो रोजगार हम लोग 2-3 फसल करने के बाद हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये करना चाहिए। रोजगार का मतलब यही होता है। रोजगार का मतलब हम ये नहीं कर रहे, ठीक है हमारी लड़ाई है सरकार से कि जो रिक्त पद है उस पर बहाली क्यों नहीं होगा, चाहे वो झारखंड हो चाहे सेंट्रल हो। लेकिन रोजगार का मतलब ये, अगर हमारे पास अपना साधन है, हमारा खेती बाड़ी समृद्ध है, हम हर तरीके से अपना अर्न कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम नौकरी मांगेंगे। ये जो एक मिसगाइड करते हैं लोग, बीजेपी वाले खास करके, कि क्या सबको नौकरी मिलेगा, क्या सबको नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल इस जगह पर है, जैसे मैं गिरिडीह शहर में बैठकर अभी आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ एक नगर पालिका, एक नगर निगम है। यहाँ के नगर पालिका का आबादी जब 50,000 भी नहीं था, उस समय जब यहाँ 350 अस्थायी वर्कर थे, आज यहाँ की आबादी लाखों में है। तो आज उस अनुपात में वो हमारा अस्थायी वर्कर, हमारा सफाई कर्मी का बहाली क्यों नहीं होगा? या जैसे झारखंड में भी है, लाखों पद रिक्त हैं, बहाली नहीं हो रही है। तो ये सवाल तो रहेगा कि भाई रिक्त पदों के अगेंस्ट में बहाली होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप जैसे अभी बोल रहे हैं कि गांडे की बात कर रहे हैं, जो सब इलाके में देखिए हेल्थ सिस्टम चरमराया हुआ है। डॉक्टर जरूरत है 30, तो वहाँ पर बहाल है 10-20 खाली है। दूर दराज के इलाकों का तो पीएचसी वगैरह को आप छोड़ दीजिए, सीएचसी को, जो हमारे जिला का अस्पताल है, आप यहाँ जाकर के पता कर लीजिए कि कितने डॉक्टर की यहाँ रिक्वायरमेंट है और कितने हैं। तो बड़े पैमाने पर ये तो ज़रूरत है। और दूसरा, जहाँ तक रोजगार की बात है, तो रोजगार के कई तरह के जो है वो उसको क्रिएट करने का प्रयास होना चाहिए। सर, गांडे के नाम से पूरा गांडे विधानसभा है। जब गांडे का जो इलाका है, खास गांडे, वहाँ पहुँचते हैं तो कितने सरकारी अस्पताल अभी वहाँ वर्तमान में? देखिए, वहाँ एक पुराना अस्पताल था जो अब नया बिल्डिंग में शिफ्ट कर गया, जो वहाँ आपको है नवोदय विद्यालय के आसपास, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि एक बड़ा अस्पताल हम लोग देखते हैं गांडे के आपको पर्वतपुर के पास में, अर्जुनबाद के पास एक वहाँ बड़ा अस्पताल बना हुआ है। अभी हम पता कर रहे हैं कि यहाँ अस्पताल बन रहा है, पंडरी में एक अस्पताल आपका बड़ा सा बन रहा है उसी तरह का। तो पहले से भी बहुत सारे अस्पताल के बिल्डिंग बने, अस्पताल बना, या पहले से भी पीएचसी वगैरह कहीं कहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। मसला वो नहीं है, मसला है एक तो ये होना चाहिए, मुझे लगता है कि हर पंचायत में एक अस्पताल होना चाहिए। ये हम लोग का आइडियल यही है कि हर पंचायत में एक अस्पताल हो। कोई बड़ा गांव अगर है, पंचायत में बड़े बड़े गांव है, तो वहाँ एक पीएचसी हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। प्रखंड स्तर पर इतने अच्छे अस्पताल हों कि किसी को जिला ना लाना पड़े। कितनी अफसोस की बात है कि जब हम देखते हैं कि हमारे बेंगाबाद पंचायत के लुप्पी की एक गर्भवती महिला, वो 15 किलोमीटर दूर से टूटी फूटी सड़कों से हो करके पूरा वो ऑटो का धक्का खाते हुए, जर्क झेलते हुए, और वो बेंगाबाद आती है। बेंगाबाद से भी उसको रेफर किया जाता है गिरिडीह, और वहाँ से रेफर हो जाती है वो धनबाद। पैसा नहीं रहने के कारण वो धनबाद जाने के बजाय फिर वापस 30 किलोमीटर वापस घर जाती है। रात भर दर्द से कराती है। अगल बगल के लोग उस पर दया करके, ये करके अपना एक सामाजिक निर्वाह करते हैं, उसको चंदा करके देते हैं कि फिर वो वहाँ से धनबाद जाती है, और धनबाद जाकर के भर्ती होती है, और अंततः ओवर एक्जर्शन के कारण उसकी मौत होती है। डॉक्टर कहते हैं समय पर इसका इलाज होता तो ये बच सकती थी। इसी तरह का आप देखेंगे कि आपको सेम केस हुआ था जब आपका कुवाड़ के बगल में सदर ब्लॉक, गांडे विधानसभा क्षेत्र, वहाँ की एक आदिवासी महिला, उसके साथ भी यही गति हुआ, वो भी बेचारी जाकर के मर जाती है। हम देखते हैं दुंदू की एक महिला, जिसको दलालों ने सरकारी अस्पताल से उठा करके एक प्राइवेट सितारा हॉस्पिटल में डाल दिया, और वहाँ 3 लाख उसका बिल बना दिया, और 3 लाख बिल देने में जब वो असमर्थ हो गई, तो अपना पूरा जगह, प्रॉपर्टी, माल मवेशी सब कुछ बंधक रख के या बेच करके, और 1.5 लाख रुपये भुगतान भी किए। उसके बावजूद रेस्ट अमाउंट नहीं देने के कारण उसका इलाज बंद हो गया, और पैसे के लिए उसको छोड़ भी नहीं रहा था। और वो हमारे आदिवासी समाज के वोट लेने वाले बड़े बड़े नेता, उस समय किसी को इस बात का भान नहीं था कि हम उसको कैसे वहाँ से छुड़ाएं। वो भाकपा माले का जिम्मेवारी था, और हम लोग उसको भी छुड़ाए। बाद में उसको यहाँ से रिम्स भेजा गया, और रिम्स का भी हालत आप देखिए, हम लोग बीच बीच में जाते रहते हैं। पूरे राज्य का अस्पताल है, होगा क्या? जिस पेशेंट का इलाज ब्लॉक में होना चाहिए, जिस पेशेंट का इलाज अस्पताल जिला में होना चाहिए, उनको भी जो है वहाँ ओवरलोडेड करके रिम्स में सबको भेजना मजबूरी है। यहाँ तो लोग आते हैं लेकर के कि क्या है, तो रेफर हो गया, तो रेफर होना सुनना मतलब लगता है पेशेंट के साथ वाले लोगों की लगता है ये बड़ा एक तो इलाज का पार्ट है, और रेफर हो गया, चलो अब इलाज होगा, और पूरा वो एम्बुलेंस का सायरन देते हुए रांची पहुँचते हैं, और वहाँ मरीज जाके बरामदा में सो जाता है, बेड तक नहीं है। तो क्यों नहीं हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं
हर पंचायत में ये हमारा मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं डेवलप करेगा? क्यों नहीं होगा? क्या हमको ये वो आयुष्मान कार्ड सिर्फ नाटक है? आप आयुष्मान कार्ड के जो है जिनके पास, आप कई लोगों से जाकर के आप पता करिए, लोगों का इलाज ही नहीं होता है। और अगर कुछ हो भी गया तो उसमें भी आप देखें, गिरिडीह के कुछ अस्पतालों का बात आया कि वो फर्जी बिलिंग करके और उसमें पूरा घोटाला कर दिया गया। हमें कार्ड नहीं, अस्पताल चाहिए, अस्पताल। सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए। तो एकदम नहीं है, पूरा चरमराया हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम घटिया व्यवस्था है। सर अगर जब आप 2024 अभी तो अगर हो सकता है जो उपचुनाव हो या ना हो, अभी असमंजस की स्थिति है। 2024 में चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, और अगर माले गांडे से जीत के आती है तो सबसे प्रथम कार्य किस आपका क्या होगा? जो भी सरकारी सिस्टम चरमराया हुआ है जी। वो हमारा ब्लॉक से शुरू करके, अंचल से शुरू करके, अस्पताल से शुरू करके थाना तक, जहाँ से लोगों को रोज बरोज का काम पड़ता है और वहाँ की कार्यशैली से जो जनता परेशान है, सबसे पहले उसको ठीक करना, ये हमारा माले का प्राथमिकता होगा, हमारा प्राथमिकता होगा। दूसरी बात है कि विकास के कार्य हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि कोई सड़क अगर 2 करोड़ में बनती है और अगर विधायक वहाँ का मुस्तैद नहीं है, सांसद अगर मुस्तैद नहीं है, बल्कि विधायक सांसद के लोग उसमें हिस्सेदार बन के लूटते हैं जब, तो वो 2 करोड़ का काम 1 करोड़ में निपटता है और सड़क बनने के 6 माह के अंदर ही पहले जैसे हालत में आ जाता है। आप ज़्यादा दूर नहीं, खंडोली का शहर पूरा सड़क का जाकर के आप हाल देख लीजिए। कौन इसका जिम्मेवार है? आप सिर्फ हाईवे, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को चमका देंगे, सिर्फ उसको दुरुस्त कर देंगे तो उससे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा? आप बोलते हैं कि ये शासन आखिरी आदमी के लिए चल रहा है, तो आखिरी आदमी हमारा गाँव में निवास करता है। उस शहरपुरा वासियों का क्या दिक्कत है कि वो सड़क बनाने के नाम पर लूट लिया गया? क्यों? क्या उसमें किसका पैसा लगा था? यहाँ के विधायक ने क्यों नहीं ध्यान दिया उस पर? यहाँ के सांसद ने क्यों नहीं वहाँ ध्यान दिया? सिर्फ इनको वोट चाहिए, समीकरण दिखाते हैं जनता को कि हमारे पास इतना वोट है, हमारा कास्ट में इतना वोट है, हमारा सिम्बोल लेकर आए, इसमें इतना वोट है, हम सिम्बोल से चुनाव जीत जाएंगे। आप चुनाव जीत के क्या करेंगे? आप क्या किया आज तक? आप हिसाब दीजिए। हम तो जनता के साथ खड़े हैं। सर युवाओं का एक सवाल है, वो जब हम अपने सोशल मीडिया में डालते हैं कि हम नेताजी से मिलने जा रहे हैं, एक सवाल युवाओं का काफ़ी रहता है, ये जाति आय आवासीय, ये 3 जो कागज़ हैं, ये मूल रूप से इसमें युवाओं को बहुत लूटा जाता है, बार बार उसे इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। इसके बारे में बताइए, क्या कारण है ये इतनी बड़ी लूट की ये कारण बनते जा रही है? भाई सीधा सवाल हम आपको पहले भी कहे, हम ब्लॉक से ही शुरू किए। हमारा आपका सरकार का मतलब दिल्ली और पटना, दिल्ली और रांची और ये नहीं है। हम पहले अपना ब्लॉक में जाते हैं वो बनाने के लिए। तो अगर एक छोटा कागजात बनाने के लिए अगर हमको पैसा लगे तो इससे दुखद बात क्या हो सकता है? तो अब हमारा समझदारी है कि हम जिनको वोट देते हैं उनकी ये जवाबदेही बनती है कि वो टाइम टू टाइम विजिट करें और वहाँ जनरल लोगों से पूछे, तुम किस लिए आए हो जी, तुम्हारा क्या मैटर है, क्यों, क्या, इसका मतलब समझ। लेकिन हम ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि मेरा समीकरण फिट है, हम चुनाव जीतेंगे, हमको पता है। वो चुनाव जीतने के लिए हम कहीं से लूट का भी पैसा ले आएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। हमको मतलब इससे नहीं कि हमको ब्लॉक और अंचल सुधारना है, लेकिन हमारे जैसे लोगों का ये मतलब है, अगर हम लोगों को कभी मौका मिला तो सबसे ब्लॉक और अंचल का तस्वीर और वहाँ का कार्यशैली को बदल देंगे। ये हम लोग दावे के साथ करते हैं, नहीं तो दोबारा जनता के बीच जाएंगे भी नहीं कभी। जब हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे तो क्यों जाएंगे? आज तो हम इसलिए जा रहे हैं कि एक तो हमारा समाज सेवा का अपना विचार है, धारणा है, और लोगों ने मुझे मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो तो जनता का भाई आदेश है, उसको तो मानेंगे। हमारा वोट 19,000 आया तब भी, हमारा वोट 12,000 आया तब भी, हमारा वोट 7,500 आया तब भी, हमारा वोट 6,000 जब आया था तब भी, हम कभी जनता के काम से पीछे नहीं हटते। और हम समझते हैं कि अगर आप जनता को राहत देना चाहते हैं, अगर आप सरकारी सिस्टम को ठीक कर दें, तो हमें लगता है कि उसका ज़िंदगी का आधा मुसीबत तो दूर हो जाएगा, और इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम बैठे थे राजेश यादव सर के साथ, जिन्होंने हमें काफ़ी बातें बताई। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब वो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे तो जनता ने ही उन्हें कुछ कुछ पैसे दे के, जनता ने ही प्रतिनिधि को खरीद लिया था, उम्मीदवार को खरीद लिया था। ये बहुत अच्छी बात है। तो सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े गांडे विधानसभा में, हम वहाँ का कवरेज करने के लिए तैयार हैं। आपको एक बार पुनः धन्यवाद। आप हमारे पास आए, समय दिए, और हमारे जैसे नाचीज़ के चीज़ों को
आप अगर लोगों के बीच ले जा रहे हैं तो चलिए, हम इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। और हम एक अपील भी करते हैं लोगों से, इस गिरिडीह जिले की जनता से, गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता से, कि बहुत आपने अपना समय और संसाधन और अपना मत जो है वो बर्बाद आप कर चुके हैं। हमें लगता है कि आपको अपने मुद्दा को सामने रख करके, आपके ज़िंदगी के जो सवाल हैं उन मुद्दों को आप सामने रख करके जब तक आप राजनीति नहीं करेंगे और अपनी दावेदारी पेश नहीं करेंगे, आपका ये दुर्दशा दूर होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि लोग सही रास्ते पर चलेंगे। ये नहीं कि हम जो बोले उसी को आप मान लें, आप विचार करें। अगर आपको लगता है कि कोई बेहतर बदलाव का रास्ता हो सकता है तो निश्चित रूप से आपको इस बारे में कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः।